नमस्कार साथियों। आज का हमारा वीडियो भारत के संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसका अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना का मतलब आप जानते हैं प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना का मतलब है रूपरेखा, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। आपने कभी निबंध लिखा है? निबंध में सबसे पहला पॉइंट हम प्रस्तावना ही लिखते हैं। इसके अलावा जैसे आपने फिल्में देखते हो आप, फिल्म का नाम क्या होता है? फिल्म का नाम अपने आप में उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एक ऐसा शॉर्ट उसका टाइटल होता है जिससे कि उस फिल्म के सारा टाइटल, उसकी थीम, उसकी स्टोरी सारी रिफ्लेक्ट होती है। मीन्स एक शॉर्ट एनालिसिस, और हम कह सकते हैं शॉर्ट समरी होती है वो। जैसे एक पोएम का टाइटल होता है तो वो थीम से रिलेटेड होता है, ठीक उसी प्रकार से भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान को बनाने के पीछे संविधान निर्माताओं के जो उद्देश्य है और भारत की जनता को जो अधिकार दिए गए हैं और भारत की जनता के जो कर्तव्य हैं, उन सभी चीज़ों को प्रस्तावना में क्लियरली देखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना एक प्रकार से छोटा संविधान है। प्रस्तावना को कई विद्वानों ने संविधान की कुंजी कहा है, किसी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सभी तथ्यों को शामिल करें जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना को डिटेल हम पढ़ सकें। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर हम कोई ट्रिक से पढ़े किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। और देखिए, जो विद्यार्थी बहुत बड़ी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि वो डिटेल्ड एनालिसिस करके पढ़ें, ना कि कोई ट्रिक से पढ़ें। तो मेरा मानना है कि समझकर आगे बढ़ेंगे तो हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और वो हमें लंबे समय तक काम में भी आएंगी। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरा निवेदन है कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहली चीज़ आ जाती है, प्रस्तावना में इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उन चीज़ों को अगर हमने क्लियरली कर लिया तो आराम से इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हमने क्लियर कर ली तो हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं होता, हम तो केवल 2-4 प्रश्न प्रस्तावना के पढ़ते हैं और चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। इसलिए हमारे जो प्रश्न हैं वो सही नहीं होते, और क्योंकि हमने टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ा होता है, इस कारण से भी हम उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों के आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कौन सी चीज़ें एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम ध्यान देंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, विभिन्न जो लोकतांत्रिक राज्य हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, बड़े लोकतंत्र, ठीक उसी प्रकार से भारत भी एक बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और सबसे विस्तृत भी है। संविधान बड़ा है, विस्तृत है और इसमें बहुत सारे क्लॉज वगैरह दिए गए हैं। तो जरूरी हो जाता है कि एक संविधान की प्रस्तावना हो। अमेरिका के संविधान में भी जो है प्रस्तावना दी गई है, उसी को देखकर भारत के संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में प्रस्तावना जो है डाली है, प्रस्तावना का उद्देश्य रखा है। प्रस्तावना के बारे में सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तावना है क्या। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम भारत के संविधान को एक फिल्म ले लेते हैं, एक फिल्म है पूरी, लेकिन प्रस्तावना क्या है, उसका टाइटल है, उसका एक थीम है, उसका एक शॉर्ट रूप है, जैसा कि विभिन्न विद्वानों ने भी कहा है। तो सबसे पहली चीज़ आई जाती है, सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि संविधान का सार है प्रस्तावना।
प्रस्तावना क्या है? संविधान का सार। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए आप कि हम कहें कि क्या भारत की संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है, तो बिल्कुल अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का सार है, इससे नकारा नहीं जा सकता। नंबर 2, क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? क्या हम प्रस्तावना को संविधान का भाग कह सकते हैं? बिल्कुल सही। संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक भाग है। तो ये दूसरा तथ्य बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है कि संविधान का मुख्य भाग है प्रस्तावना। हम इसको भाग ही नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मुख्य भाग, यानी कि ऐसा भाग जिससे कि प्रस्तावना को अलग नहीं किया जा सकता। और हम ये भी जानते हैं कि भाग इस कारण से भी है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय हुए हैं, जैसे हम देखें कि 1950 में एक विवाद हुआ गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद। उसमें भी संविधान की प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को 1950 में आत्मा बताया गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में एक निर्णय हुआ 1967 में। 1967 का जो निर्णय था उसमें ये बताया गया कि गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य का विवाद हुआ, जिसमें ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना में उन विचारों और उन उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है जिनको लेकर संविधान बनाया गया है। अतः संविधान की व्याख्या ही प्रस्तावना के आधार पर की गई है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का मुख्य भाग है। 1967 का डिसीजन था। उसके बाद लेटेस्ट जो है हमारे पास एक है प्रस्तावना से रिलेटेड जो मुद्दा था वो 1973 का मुद्दा है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद जो हुआ उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य अंग है, मुख्य भाग है। तो ये तथ्य बिल्कुल क्लियर है कि प्रस्तावना संविधान का एक मुख्य भाग है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो हम ये जान पाए कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का मुख्य भाग है। तो मुख्य भाग है तो इसके बारे में एक चीज और बनती है, क्या ये संविधान की व्याख्या करने में सक्षम है? संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान की व्याख्या कर सकती है क्या? बिल्कुल। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट हो वहां पर प्रस्तावना जो है उसको काम में लिया जाता है संविधान की व्याख्या करने के लिए। इस तथ्य को भी बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, याद रख लीजिए कि संविधान की भाषा स्पष्ट होने पर, अस्पष्ट यहाँ जो है आप करेक्शन कर लीजिए, अस्पष्ट होने पर क्या हो सकता है? संविधान की भाषा स्पष्ट होने पर संविधान की जो व्याख्या होती है वो किसके आधार पर होती है? संविधान की प्रस्तावना के आधार पर। इतनी इंपॉर्टेंस है प्रस्तावना की। उसके बाद देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है क्या उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसको लेकर न्याय क्षेत्र से ये परे है, इसको लेकर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। तो हमने देखा कि प्रस्तावना संबंधित 4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहली चीज संविधान का सार है, संविधान का मुख्य भाग है। संविधान में अगर भाषा स्पष्ट है तो उसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। 1950, 1973 और 1967 के सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णय के आधार पर भी संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मुख्य भाग कहा गया है। बिल्कुल क्लियर है। तो आप इन चारों तथ्यों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। साथ ही 1950, 67 और 73 के जो मुद्दे हैं उनको भी अच्छे से याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, एक बार महत्वपूर्ण तथ्यों में आगे बढ़ते हैं। और अगला महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो ये है कि संविधान की प्रस्तावना कितनी बड़ी है। तो मूल प्रस्तावना में 85 शब्द थे, 85। जो संविधान की प्रस्तावना है मूल रूप से, यानी जो हमने संविधान स्वीकार किया था उसमें जो चेंजेस नहीं हुए, संविधान की प्रस्तावना में भी चेंजेस हुआ है, एक बार परिवर्तन हुआ है, तो 85 वर्ड्स थे। उसके बाद क्या हुआ, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 शब्द और जोड़े गए।
मूल संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द थे, फिर 3 शब्द और जुड़े। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और जिसमें 3 शब्द जोड़े गए और वो 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं और इनसे संबंधित परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से 3 शब्द जोड़े गए, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए आप। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय ये 3 शब्द जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो 3 शब्द हैं ये किस आधार पर जोड़े गए। संविधान में क्या इजीली संशोधन हो जाता है? भारत का संविधान बहुत बड़ा है और इसके अंदर जो संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया भी है और बहुत ही सरल प्रक्रिया भी है। इसे इस तरीके से देख सकते हैं, हालांकि ये संशोधन का टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी क्योंककि संशोधन विषय आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य भाग, और संविधान के मुख्य भागों में संशोधन जो होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया वो अनुच्छेद 368 के तहत किया गया। अनुच्छेद 368 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद हम जो है देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो मुख्य तथ्य हमने देख लिए, जैसे चार तथ्य और देखे हमने। सबसे पहले 85 वर्ड्स थे, 3 शब्द और जोड़ दिए गए। 3 शब्द कब जुड़े? 1976 में जुड़े, 42वें संविधान संशोधन में। और कौन से 3 शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इसके बाद किस संविधान, ये जो संविधान संशोधन हुआ किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 368। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे कि ये संविधान जो है कब लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। हमारा जो संविधान है ये कब बनकर तैयार हुआ? यानी हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 ये वो तिथि है जिस दिन संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ और जिसके ऊपर इस तिथि को सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और इसके कुछ अस्थायी उपबंध उसी दिन लागू हो गए थे। यानी संविधान को विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया था। इसको हम कहते हैं कि संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1900। ये संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है, 26 नवंबर 1949। संविधान की उद्देशिका के आधार पे हमने संविधान को अंगीकृत कब किया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इस तिथि को याद कर लीजिए। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 ये तिथि है। तो हमने संविधान की जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना उसके बारे में, उसकी जो उद्देशिका है उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर डालते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है, आप भी जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया था। उद्देश्य प्रस्ताव तैयार करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था और यह कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया और उसको प्रस्तुत किया। इस स्थिति को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किस प्रस्ताव के रूप में? उद्देश्य प्रस्ताव, सॉरी मैं यहाँ पे उद्देश्य लिखना भूल गया, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि चलो एक इसके साथ एक प्रश्न और बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की, भाई आप ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 13 दिसंबर 1946 को तो क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 ये डेट है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और 4 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जो है संविधान की जो प्रस्तावना हमारे सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत करी। इसके बाद हम देखते हैं
कि हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसके बारे में जैसे हमने डिटेल एनालिसिस किया, उसी प्रकार से विश्व के विभिन्न विद्वानों ने भी इसको बहुत अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो इसकी परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषा में सबसे पहले नानी पालकी वाला की इम्पोर्टेंट एक परिभाषा है। पालकी वाला, ये पालकी नहीं है, पालकी है, तो इसको आप एक बार करेक्ट कर लेंगे। नानी पालकी वाला ने कहा है इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा है? नानी पालकी वाला ने कहा है संविधान का परिचय पत्र। इसी प्रकार से के.एम. मुंशी हुए हैं एक विद्वान, राजनीतिक विद्वान। उन्होंने कहा है भारत की राजनीतिक कुंडली। उन्होंने कहा, क्या कहा है? भारत की राजनीतिक कुंडली। और एक विद्वान और हैं ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने इसे संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहा है। तीनों परिभाषाएं आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। वैसे इन तीनों परिभाषाओं को हम देखते हैं तो जो हमने अब तक पढ़ा, पीछे जो हमने पढ़ा उसमें हमने यही पाया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक प्रकार से संविधान की आत्मा है, उसकी कुंजी है, उसकी एक प्रकार से थीम है, उसकी विषय वस्तु है, सब कुछ प्रस्तावना के अंदर दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रस्तावना के बारे में और चीज़ें देखते हैं कि ये प्रस्तावना कैसे बनी, क्या कारण थे कि प्रस्तावना इस प्रकार से तैयार हुई। देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे बहुत एक बड़ी भूमिका होती है, एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। भारत की जो आज़ादी हुई 1947 में, उस समय विश्व में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाओं का भी भारत के संविधान के ऊपर प्रभाव पड़ा। और इसी प्रभाव के क्रम में 3 क्रांतियाँ थी। 3 क्रांतियाँ हुई। 1789 की फ्रांस की क्रांति, प्रस्तावना पर 3 क्रांतियों का प्रभाव, इस टॉपिक को देखते हैं। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई और 1917 में रूस की क्रांति हुई। 3 क्रांतियाँ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हमें क्या मिला, 1776 की अमेरिका की क्रांति से हमें क्या मिला, और 1917 की जो क्रांति थी रूस के अंदर हुई, उससे हमें क्या चीज़ें सीखने को मिली। ये जो 1917 की क्रांति है ये हुई है रूस के अंदर। तो इन क्रांतियों से हमारे विद्वानों ने, संविधान निर्माताओं ने क्या उद्देश्य हमारे संविधान के लिए रखे और इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं और उनका प्रभाव भी हमारे संविधान पर साफ साफ दिखाई भी देता है। पहली चीज़ आती है 3 क्रांतियाँ। सबसे पहली आती है 1789 में, ये क्रांति हुई फ्रांस में, इसे फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। और फ्रांस की क्रांति के कारण हमें 3 आदर्श मिले। कौन से 3 आदर्श? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श। ये 3 आदर्श हमने अपनाए, हमारे संविधान में अपनाए। कहाँ से अपनाए? फ्रांसीसी क्रांति से। कि फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांस के अंदर जो घटनाएं हुई, वहाँ पर असमानता बहुत ज़्यादा विद्यमान थी, लोगों को आज़ादी नहीं थी, उनको अधिकार नहीं थे और लोगों में आपस में प्रेम नहीं था, बंधुत्व नहीं था। जिस चीज़ को हमने अपनाया और हमारे संविधान में लागू किया, हमारे संविधान में इस प्रकार के अनुच्छेद बनाए, अधिकार दिए लोगों को, जिससे कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श हमारे समाज में दिखाई दे। और ये चीज़ हमें संविधान प्रदान करता है। और ये हमने सीखा कहाँ से? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। उसके बाद 1776 में अमेरिकी क्रांति से हमने क्या सीखा? राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति के जीवन के लिए, उसके विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता जो हमें हमारा संविधान देता भी है। किस प्रकार से देता है आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे 1917 की रूस की क्रांति। रूस की क्रांति से हमें आर्थिक समानता के उद्देश्य निर्धारित किए हमारे संविधान निर्माताओं ने, और उन्होंने कोशिश की कि हमारे संविधान में इस प्रकार के उपबंध रखे जाएं जिससे कि लोगों को आर्थिक असमानता का सामना नहीं करना पड़े, और आर्थिक समानता का आदर्श उन्होंने हमारे सामने रखा। इसके बाद इन क्रांतियों का प्रभाव हुआ। अब हम देखते हैं कि भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है। एक बार मैं आपको बोल के सुना देता हूँ प्रस्तावना क्या है। चलिए सुनिए ध्यान से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मैंने महत्वपूर्ण शब्द लिखे हैं। महत्वपूर्ण शब्द यानी पहली चीज़ है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोगों से संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य है, वो क्या कहना चाहते हैं, कौन से भारत के लोग। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, समाजवादी का अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या होता है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, आर्थिक न्याय से क्या समझते हैं, और राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और ये हमें हमारा संविधान किस प्रकार से देता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता ये हमें कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, व्यक्ति की गरिमा को संविधान किस प्रकार से आगे बढ़ाता है। इन चीज़ों को अगर हमने समझ लिया तो हमें बिल्कुल अच्छे से संविधान की प्रस्तावना अच्छे से समझ में आ जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। और इन्हीं शब्दों में, इन्हीं तथ्यों में पूरी संविधान की प्रस्तावना और संविधान का सार भी छिपा हुआ है। इसीलिए तो विभिन्न विद्वानों ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का सार कहा है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लेते हैं। इन सभी शब्दों का हमें डिटेल में अर्थ समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनका डिटेल में अर्थ देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों का मतलब क्या है? हम भारत के लोग शब्द का अर्थ है संविधान का स्रोत जनता है, यानी संविधान जनता की इच्छा से, उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा गया है, जनता की इच्छा से बनाया गया है, जनता के द्वारा बनाया गया है। यानी संविधान एक प्रकार से लोकतांत्रिक स्वरूप है सरकार का। संविधान निर्माण लोकतंत्र की इच्छा से हुआ है, लोगों की इच्छा से हुआ है। और इसका आगे अर्थ ये भी है कि राजनीतिक संप्रभुता अंततः जनता के अंदर ही है, जनता में है, यानी सर्वशक्तिमान जनता है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रणाली के द्वारा जिस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है वो अंतिम संप्रभु जनता को ही स्पष्ट करती है, बताती है। उसके बाद हम देखते हैं हम भारत के लोगों का अर्थ ये भी है कि संविधान का निर्माण जनता की इच्छा से हुआ है। तो ये तीन चीज़ें हैं। हम भारत के लोगों का अर्थ ये है, सबसे पहला कि संविधान का स्रोत कौन है? जनता है, भारत की जनता है। और संप्रभुता भी जनता में ही है, सरकार में नहीं है। और संविधान का निर्माण जनता की इच्छा से हुआ है, लोगों के ऊपर जबरदस्ती ये थोपा गया नहीं है। दूसरी चीज़ देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है बाहरी नियंत्रण से मुक्त, यानी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जिसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जिसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो जिसके ऊपर ये निर्भर है। इसके सभी नागरिकों को स्वतंत्र अधिकार है, साथ ही बाहरी नियंत्रण से राष्ट्र पूर्णतः मुक्त है। तो दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गया हमारा हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरा आता है हमारा समाजवादी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये कब जोड़ा गया था मैं आपको बता चुका हूँ। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द का अर्थ है 42वां संविधान संशोधन, जैसे मैं आपको बता रहा था 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। इससे पहले क्या हमारे संविधान में समाजवादी लक्षण मिलते हैं? जी हाँ, इससे पहले भी हमारे संविधान में समाजवादी लक्षण मिलते हैं। समाजवादी शब्द का संविधान से अर्थ है कि भारत में जो संविधान लागू है उसके अंदर समाजवाद को बढ़ावा मिलेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाएगा और लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया जाएगा। निजी संपत्ति का उन्मूलन तो नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रहित में इसका उपयोग किया जाएगा। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। आप समाजवादी शब्द को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि समाजवादी शब्द का मतलब ये है समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति, यानी सबका कल्याण। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक न्याय होना चाहिए। समाजवादी जो शब्द है उसकी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आर्थिक न्याय, यानी लोगों को पर्याप्त जो है साधन सबका साधनों के ऊपर, उत्पादन के साधनों के ऊपर सबका
नियंत्रण हो और सबको समान हक मिले। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी नहीं है, लेकिन एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, पूंजीवादी और समाजवादी। इन दोनों की व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप भारत के अंदर निजी संपत्ति का उन्मूलन तो नहीं है, ये बढ़ोतरी है, क्योंकि भारत को विकास भी करना है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि भारत का विकास भी हो सके और इस विकास के लिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, लेकिन इस अर्थ में कि निजी संपत्ति का उपयोग राष्ट्रहित में किया जा सके, निजी संपत्ति का उपयोग राष्ट्रहित में किया जा सके, इसलिए उन्होंने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा पंथ निरपेक्ष। बिल्कुल आप अच्छे से समझते हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है और सभी धर्म जो है राज्य के लिए समान है, यानी सभी धर्मों के साथ राज्य समान व्यवहार करेगा। उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब यह है कि राष्ट्र अध्यक्ष जो हमारा होगा, हमारा जो अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष होना है राष्ट्रपति, इसका निर्वाचन होता है यहाँ पे। ये कोई मनोनीत नहीं होता है या ये वंशानुगत नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर जो है राष्ट्रपति का पद जो कैसा होता है, ब्रिटेन के अंदर राजा का पद होता है राष्ट्रपति की जगह और वो वंशानुगत होता है। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है। तो हमारे संविधान भी राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। इसलिए भारत का जो गणराज्य है वो कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ब्रिटेन में लोकतंत्रात्मक गणराज्य ब्रिटेन को नहीं कहा जा सकता। उसके बाद है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब सभी व्यक्तियों में, चाहे, क्योंकि देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर विभिन्न जातियों के, धर्मों के, वंश के, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। तो संविधान निर्माताओं का सबसे पहला उद्देश्य यही था कि किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने अंग्रेजी राज में बहुत ज़्यादा महसूस करी थी। तो सामाजिक न्याय का जो आदर्श है वो भारत के संविधान में रखा गया है। जाति, धर्म, वंश, लिंग और भाषा और संस्कृति के आधार पर यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और एक चीज़ है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है भारत। यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना गया है और किसी भी धर्म में कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ऐसा भारत के संविधान की प्रस्तावना मानती है। साथ ही भारत के संविधान में इस प्रकार के उपबंध भी दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और कौन से उपबंध हैं। आर्थिक न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया समाजवादी राज्य की प्राप्ति, समाजवादी राज्य का विकास आर्थिक न्याय से हो सकता है। आर्थिक न्याय का मतलब है, आर्थिक न्याय एक ऐसा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। आर्थिक न्याय का मतलब है समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव के और उत्पादन के जो साधन हैं उन पर सभी का सार्वजनिक हित में उपयोग होना चाहिए। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये जो आर्थिक जो न्याय है ये रूस की क्रांति जो हुई थी 1917 उससे प्रभावित है। यानी उत्पादन और वितरण के साधनों पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। साधनों का वितरण सार्वजनिक हित में होना चाहिए, यानी सभी के हित में होना चाहिए। दूसरा इसके बाद आ जाता है आपका राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों में क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, मिलजुल के चलें और सबके साथ न्याय हो, यानी सबको समान अवसर मिले। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आपको पता है ये भारत का संविधान भारत के लोगों को देता है, जो एक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का सूचक है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। स्त्रियों को भी मताधिकार है, काले लोगों को भी मताधिकार है। हर प्रकार के लोगों को, जिसने भारत में जन्म लिया वो वयस्क मताधिकार का उपयोग करेगा। पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण भी यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। ये भी राजनीतिक न्याय का ही एक भाग है, क्योंकि भारत का संविधान इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि सभी लोगों को समान राजनीतिक अवसर मिले, कोई भी लोग जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करें। इसके अलावा उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 के तहत और अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। तो ये सारी चीज़ें भारत के संविधान के अंदर दी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आर्थिक न्याय
आर्थिक न्याय मैंने आपको बता ही दिया। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी लोगों को जो है उत्पादन और वितरण के साधनों में जो है अधिकार दिया गया है, कोई भी उनमें असमानता नहीं रखी गई है। उसके बाद राजनीतिक न्याय, यानी राजनीतिक भागीदारी सबकी सुनिश्चित की गई है। अगर कोई पिछड़ा हुआ है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए जो है इसमें संविधान में उपबंध दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके वर्ड्स देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक ये चीज रह गई थी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी जो है राजनीतिक न्याय के अंतर्गत ही आती है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य होगा तो ही वो राजनीतिक न्याय कर पाएगा। उसके बाद दिया है इसके अंदर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये इस प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको पता है अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली। कौन कौन सी भाई? एक तो स्वतंत्रता मिली कि बोलने की, कुछ भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की, निवास करने की, संघ बनाने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ये 19(6) के अंतर्गत जो 19 अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं, ये हमें जो है एक प्रकार से विचार, अभिव्यक्ति किससे संबंधित हैं और जो हमारे विकास के लिए, हमारे कल्याण के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। इसके बाद देखिए 25 और 28, अनुच्छेद 25 और 28 से हमें धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलती है। ये स्वतंत्रता मिलती है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि स्वतंत्र और सभ्य जीवन के लिए ये जरूरी न्यूनतम अधिकार है। इसके बाद आ जाता है आपका प्रतिष्ठा व अवसर की समानता या समता। देखिए एक व्यक्ति अपने आप का विकास एक ऐसे समाज में कर सकता है जहाँ पर व्यक्ति को समान अवसर मिले। समान अवसर मिलेंगे तो वो व्यक्ति अपने आप को समाज के साथ महसूस करेगा और वो अपने आप को कहीं भी ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता में 2-3 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले दी है अनुच्छेद 14 से 18, ये है समानता का अधिकार। आपको पता है मूल अधिकारों में आप पढ़ सकते हैं। मूल अधिकार टॉपिक पे वीडियो आपको जो है मिल जाएगा हमारे चैनल पे, बहुत अच्छे से, और सारे मूल अधिकार उसमें समझाए गए हैं। अगर आप उसे देख लेंगे तो मूल अधिकार से संबंधित कोई भी एग्जाम्स का क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। तो ये समानता का अधिकार हमें इस प्रकार से दिया गया है कि हम सभी लोग समान हैं। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे कोई भी संविधान में भेदभाव नहीं किया गया। ये सारा शोषण हमने अंग्रेजी राज्य में झेला था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इन सारे उपबंधों को हमारे संविधान में रखा है। अनुच्छेद 39 समान कार्य पे समान वेतन, ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 44 ये समान नागरिक संहिता पे जोर देता है। तो यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमारा संविधान हमें देता है और हमारे संविधान का जो उद्देश्य है वो परिलक्षित होता है और इस प्रस्तावना में जो चीज़ दी गई है वो हमें मिल भी रही है। उसके बाद आ जाता है हमारा व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा से मतलब है कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर वो न्यायालय की शरण ले सकता है। मूल अधिकार हमें ऐसे अधिकार दिए गए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जिनके बारे में संविधान निर्माताओं की ये राय थी कि ये अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसकी गरिमा के लिए, उसके संवर्धन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो वो अधिकार न्यायालय में शरण के लिए हैं, यानी उनका अगर कहीं भी हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 42 के मानवोचित दशाएं, जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है कि राज्य कार्य की मानवोचित दशाएं तय करेगा, यानी अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनको उस प्रकार के काम दिए जाएं, अगर महिलाएं हैं तो उनको उस प्रकार का कार्य दिया जाए। ये अनुच्छेद 42 के तहत दिया गया है। और इसके साथ लास्ट चीज़ हमारी आ जाती है, एक चीज़ बच गई, लास्ट चीज़ हमारी आ जाती है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसके बारे में भी आप बिल्कुल अच्छे से समझिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या है। तो अंतिम चीज आ जाती है हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये भी आपको पता है राष्ट्र की एकता शब्द पहले से था, अखंडता शब्द ये बाद में जोड़ा गया है। और ये कब जुड़ा? 42 से संविधान संशोधन 1976 में। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सभी शब्द जो है वो हमारे संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं और जो भावना दृष्टिगोचर होती है वो इस प्रकार की भावना है कि संविधान के जो आदर्श हैं उनका पोषण करती है प्रस्तावना, और जो भारतवासियों का
भारत के लिए जो संकल्प है उसको भी परिलक्षित करती है। और इस प्रकार से ये प्रस्तावना हमारे संविधान की एक प्रकार से आत्मा के रूप में हमें दृष्टिगोचर होती है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और प्रस्तावना संबंधित अगर कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे हम नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।